गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नए लेक्चर के साथ हम लोग मिल चुके हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा वो एसिड बेस मैनेजमेंट होगा और ये एसिड बेस मैनेजमेंट का ये पहला टॉपिक होगा और इसमें अन्य एक दो टॉपिक जो है वो हम और ऐड करेंगे। और दोस्तों ये जो टॉपिक हम बना रहे हैं तो इसका तो पहला उद्देश्य है कि एम्स गोरखपुर का एग्जाम जो है वो 30-31 के आसपास होने वाला है। तो वो पहला टारगेट है। दूसरा ये टॉपिक हमें कवर करने के लिए हमारे ही एक फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पे जो है आप टॉपिक ये लेके आइए ताकि हमें समझने में आसानी हो और रिसेंटली जो एग्ज़ाम हमें देना हो उसमें इस टॉपिक से रेलेवेंट जो है वो हमें हेल्प मिल सके। तो थैंक यू, अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, अपना कमेंट देते रहें और हमारे वीडियोज को देख के हमें सपोर्ट प्रदान करें अपना। और अगर कोई सुझाव भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना सुझाव हमें दे सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत खुशी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एसिड बेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात है कि एसिड और बेस हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। क्यों जो हमारे बॉडी का पीएच जो होता है ना, क्योंकि एसिड और बेस बेस को जो है हम पीएच स्केल पे देखते हैं, है ना। तो क्यों हमारे बॉडी का जो पीएच है वो 7.35 टू 7.45 के बीच होना चाहिए। इसका क्या पर्पस है? तो भाइयों इसका पर्पस मेन यही है कि हमारे सेलुलर एक्टिविटी, है ना, जो भी हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है, सेलुलर एक्टिविटी चलती है, सेलुलर एक्टिविटी को भी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये पीएच रिक्वायर्ड होता है। सेकंड चीज है कि जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स के जो फंक्शंस होते हैं वो भी इन पीएच के ऊपर ही रिलाई करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था हाइपोटेंशन और हाइपोथर्मिया, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कंटेंट हमें पढ़ने को मिला था कि हमें एनेस्थीसिया के दौरान जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है प्रॉपर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्यों मेंटेन करने की जरूरत है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार हमारे शरीर का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो हमें इफेक्टिव तरीके से चाहिए हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए, उसी हिसाब से हमारे बॉडी का जो पीएच भी चाहिए वो 7.35 टू 7.45 चाहिए, ताकि जो सेलुलर एक्टिविटी हो, जो सेलुलर वर्क हो वो प्रॉपर तरीके से हो सके। सेकेंडरी चीज क्या है कि जो हमारे एंजाइमेटिक और हार्मोनल फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के वो प्रॉपर तरीके से हो सके। थर्ड चीज क्या है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, है ना, ये सारे प्रोटेक्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहे, इनमें किसी तरह का मतलब एसिडोसिस या अल्कलोसिस के चलते कोई डिस्टरबेंसेस ना हो, नहीं तो इसके वजह से कोमा भी हो सकता है दोस्तों, याद रखें। तो आइए इस लेक्चर को हम डिटेल से जानते हैं, ठीक है। आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम पीएच स्केल देखते हैं। तो हम जो भी चीजें यूज करते हैं, है ना, जैसे जीरो पीएच की बात करें तो जीरो पीएच मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। 0 to 1 जो होगा, 0 to 1 जो होगा पीएच वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा यानी जब हम बैटरी में यूज होने वाले आपने देखा होगा बैटरी में जो होता है वो हमारा H2SO4 जो है वो डला होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो बोलते हैं वो डला होता है, तो उसका जो पीएच होता है वो 0 to 1 के लगभग होता है। स्टमक एसिड, जो हमारे स्टमक में एसिड है उसका जो पीएच होता है वो 1 होता है। उसके बाद लेमन, जो नींबू हम लोग यूज करते हैं उसका पीएच लगभग 2 होता है। और जो सोडा हम लोग यूज करते हैं, जितने भी सोडा कंटेनिंग आप ये बेवरेजेस यूज करते हो उसमें लिखा भी रहता है एसिड रेगुलेटर, है ना। तो इसका जो पीएच होता है वो दोस्तों 3 होता है। और जो टोमेटो आप यूज करते हो, अगर टोमेटो बहुत ज्यादा खट्टा भी होता है आप देखे होगे, तो इसका पीएच जो होता है वो 4 के लगभग होता है। कॉफी जो यूज करते हो ये भी एसिडिक होता है और इसका पीएच जो होता है वो 5 होता है। मिल्क जो होता है इसका पीएच जो है वो लगभग 6 होता है। और वाटर जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल हम वाटर जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, है ना, या जहाँ से वाटर की सप्लाई होती है ना, तो वहाँ पे वाटर का पीएच, है ना, उसका न्यूट्रिशनल ये मिनरल्स जो है उसमें कितने हैं, कौन से मिनरल ज्यादा हैं, कौन से मिनरल इफेक्टिव हैं, इनका टेस्ट भी होता है,
ठीक है। उसके बाद ब्लड, ब्लड का पीएच आपने देखा दोस्तों कितना 7.35 टू 7.45, तो इसीलिए इसको ये 7 और 8 के बीच हम देख रहे हैं। ठीक है। और एक का जो हमारा पीएच होगा वो लगभग 9, 8 और 9 के आसपास होगा। स्टमक टैबलेट्स का जो ये होगा, तो एंटी एसिड जो आप यूज करते हो इनका पीएच जो हो गया वो 10 के आसपास हो जाएगा। अमोनियम सॉल्यूशन का पीएच 11 के आसपास। सॉप जो आप यूज करते हो बॉडी सॉप, उसका पीएच 12 के आसपास। ब्लीच का जो होगा वो 13 के आसपास। और ड्रेन क्लीनर का जो पीएच होगा वो 14 के आसपास होगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये, और बीच में जो है आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में कुछ बफर्स हैं, है ना, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो बफर की तरह एक्ट करते हैं। तो बफर क्या होगा, वो पीएच को जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा। एसिडिक, ज्यादा एसिडिक भी नहीं होने देगा, अगर एसिडिक हो रहा है तो उसे न्यूट्रलाइज करके मेंटेन करेगा 7.35 7.45 के बीच, और अल्कलाइन होगा तो उसे भी वो मेंटेन करके 7.35 टू 7.45 के बीच रखेगा। आई होप ये आपको स्लाइड ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एसिड बेस मैनेजमेंट। तो एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस मे बी रेस्पिरेटरी और मे बी रेस्पिरेटरी और मे बी रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, यानी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो सकता है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। उसी प्रकार मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये दोनों हो सकते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे डिटेल से नीचे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन आर्टेरियल पीएच, जो हमारे आर्टरीज का पीएच है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, एबीजी, है ना, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो हम आर्टरी की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आर्टरी की ही बात कर रहे हैं। तो पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने इसीलिए आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया वो ये रेस्पिरेशन के पढ़ाया, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थी उसके बारे में आपको बतलाया। तो उसमें आपने PCO2 और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ा आपने, है ना, कि जब एसिडोसिस होगा तो PCO2 में क्या चेंजेस होंगे, तो PCO2 बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अल्कलोसिस होगा तो PCO2 क्या होगा, बहुत ज्यादा घटेगा। ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से बाइकार्बोनेट का लेवल भी हम देखते हैं, SCO3-, है ना, बाइकार्बोनेट का भी लेवल हम देखते हैं। ये हमारे शरीर में बफर का काम करता है। नेक्स्ट है आर्टेरियल ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल हम कहाँ से लेंगे, आर्टरी से लेंगे। एबीजी कर रहे हैं हम, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस कर रहे हैं। तो आर्टेरियल सैंपल इज टेकन आइदर फ्रॉम रेडियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ से लेते हैं, रेडियल आर्टरी से या तो फीमोरल आर्टरी से, लेकिन हम ज्यादा रेडियल आर्टरी को प्रीफर करते हैं। इसके बहुत सारे कारण भी है ना। फीमोरल आर्टरी के पास जो सेप्सिस है वो होने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना। एसेप्टिक कंडीशंस के लिए आपको बहुत थोड़ा सा ये करना होता है, और साइट भी प्रॉपर क्लियर नहीं है ना। तो रेडियल आर्टरी को हम प्रीफर करते हैं, है ना। आपने एलन टेस्ट का नाम सुना होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सैंपल मस्ट बी टेकन इन हिपैरिनाइज सिरिंज। हिपैरिन क्या है, हमारा नेचुरल एंटी कोएगुलेंट। तो अगर हम बॉडी को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो कोएगुलेट ना हो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हिपैरिनाइज सिरिंज का यूज कर रहे हैं। और जो सिरिंज हम यूज कर रहे हैं वो हम ग्लास सिरिंज प्रीफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, ग्लास सिरिंज जो है वो हम ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ग्लास सिरिंज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक सिरिंज हम क्यों प्रीफर कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको देखेंगे। जो भी हम एबीजी करने के लिए सैंपलिंग कर रहे हैं तो इसमें हम निकालेंगे ब्लड कहाँ से, रेडियल आर्टरी से। ठीक है, रेडियल आर्टरी से हमने ब्लड निकाला और इसको किस में निकाला, तो ग्लास सिरिंज में। ग्लास सिरिंज में क्यों निकाला, अगर हम प्लास्टिक सिरिंज में ये सैंपल निकालेंगे तो प्लास्टिक्स में जो कुछ गैसेज हमारे इसमें रहेंगी, हमारे
ब्लड में जो कुछ गैसेज रहेंगी, मतलब ऑक्सीजन या CO2, ये डिजॉल्व होने की संभावनाएं हैं, है ना, इजिली डिजॉल्व होने की संभावना है, इसलिए हम ग्लास सिरिंज को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक सिरिंज। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हिपेरेनाइज सिरिंज लेना है। सिरिंज क्या होना चाहिए, तो सिरिंज ग्लास सिरिंज होना चाहिए, प्रीफर्ड ओवर प्लास्टिक सिरिंज बिकॉज ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज थ्रू प्लास्टिक। मैंने आपको बतला दिया कि गैसेज जो है वो इजिली डिफ्यूज हो जाएंगी, तो जो आपका एबीजी का रिपोर्ट आएगा वो अल्टर आ सकता है। तो ऑल एयर all air, even minute droplets, should be removed from syringe and sample to be sent in ice if immediate analysis is not possible। तो कह रहा है कि हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल आर्टरी इंटरवेंशन किया, उसके बाद इधर से हमने क्या किया, एबीजी का सैंपल लिया। एबीजी का सैंपल जो लिया वो हिपेरेनाइज सिरिंज था। सिरिंज जो था वो ग्लास से बना था, ना कि प्लास्टिक से बना था। प्लास्टिक से क्यों बना था, क्योंकि प्लास्टिक से बने हुए सिरिंज में जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन था वो बहुत फास्ट हो जाता, तो हमें ऑक्सीजन की एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाती जब भी हम एबीजी टेस्ट का रिजल्ट पाते। हाँ, लेकिन इसमें एक संभावना ये भी है कि हम प्लास्टिक सिरिंज जो है यूज कर सकते हैं जब हमारा जो एबीजी सैंपलिंग करने का जो पेशेंट से ब्लड लेके तुरंत अगर हम मशीन को अप्रोच कर दें, है ना, उसमें ज्यादा समय ना लगे, अगर पास में ही मशीन हो तो बहुत इजी है, आप प्लास्टिक सिरिंज भी यूज कर सकते हो, उसके लिए ग्लास सिरिंज यूज करने की जरूरत नहीं है। एक खास ध्यान और आप रखोगे कि अगर इमीडिएट एनालिसिस नहीं करनी है, मान लो कि मैं अपने रूम से एबीजी इंटरप्रिटेशन के लिए सैंपल भेज रहा हूँ रूम से 1-2 किलोमीटर दूर, तो हमें उस सैंपल को ले जाने के लिए ग्लास सिरिंज ही प्रीफर्ड करना है, और साथ में हमें उसे आइस बैग में करके और उसे सेंड करना है, ताकि जो भी गैसेज हो वो और जो भी ब्लड की क्वालिटी है वो क्या है, बनी रहे, ताकि जो भी एनालिसिस हो उसका रिजल्ट जो है वो हमारे एक्यूरेट ब्लड के रिजल्ट के अनुसार आए, उसमें कोई चेंजेस ना हो। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल ब्लड गैसेस। तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो पीएच देखेंगे, तो पीएच हमने पढ़ लिया दोस्तों, 7.35 टू 7.45 होना चाहिए। PCO2 हमारा 35 टू 45 mmHg, ये आप EtCO2 में भी देखते हो, है ना। इन टाइटल कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बाइकार्बोनेट का लेवल जो होना चाहिए वो 24 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। कुछ दोस्तों बुक्स जो होता है वो 2 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिखता है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेस डेफिसिट जो है वो कितना होना चाहिए, -3 टू +3, और SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 96 टू 98%। और इसका भी मैंने बतलाया था आपको कि जो हमारा अल्व्यूलर ऑक्सीजन है और जो हमारा आर्टिशियल ऑक्सीजन है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है अल्व्यूलर टू आर्टिशियल डिफरेंस, ये कितना होना चाहिए, तो ये 3 टू 5 mmHg होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि और नॉर्मल पीएच इज मेंटेन, और ये हम कैसे पता लगाएंगे, अगर आप ये भी देखोगे तो आप डिलीवर कितना कर रहे हो, है ना। मान लो हम डिलीवर कर रहे हैं 100% ऑक्सीजन, है ना, पेशेंट हमारा एनेस्थेसाइज है और हम एबीजी कर रहे हैं, हमने सैंपल भेजा, है ना, सैंपल भेजा तो हमारा ये जो आना चाहिए, डाटा आना चाहिए, वो लगभग 96% आए, क्योंकि हम 100% डिलीवर कर रहे हैं, है ना, और हम एबीजी एनालिसिस कर रहे हैं वो आर्टरी से कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारा 96% आए तो हम इसे करेक्ट मानेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो है पीएच को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है, हेंडरसन हेसल-ब्लीच इक्वेशन है। तो दोस्तों जो भी हमारे दोस्त अभी भी अपना एकेडमिक्स देख रहे हैं, अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं, BOTT MOTT कर रहे हैं, और अगर आपके सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री में
आपने जरूर एबीजी इंटरप्रिटेशन पढ़ा होगा और उसमें आप हेंडरसन हेसलबीच इक्वेशन देखा होगा, उसमें आपको आपके सिलेबस में जरूर मेंशन होगा ये। और ये एनेस्थीसिया के बिहाफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ नॉर्मल पीएच इज मेंटेन बाय द नॉर्मल 20:1 रेशियो। अब ये दोस्तों क्या है, 20:1 रेशियो क्या है, 20:1 रेशियो क्या है, ठीक है। तो 20 ये 20 जो है हमारा SCO3 बाइकार्बोनेट है, और ये 1 जो है वो हमारा CO2 है। तो ये दोनों का जो रेशियो है वो ये आना चाहिए, है ना। और ये रेशियो आएगा कैसे, तो हेंडरसन हेसलबीच इक्वेशन से आएगा। किससे आएगा दोस्तों, हेंडरसन हेसलबीच इक्वेशन से आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सो द सो इफ द रेशियो इज मेंटेन 20:1, मैंने आपको बताया ये 20 क्या है, तो 20 है आपका SCO बाइकार्बोनेट का लेवल, और जो CO2 है 1 है वो CO2 का लेवल बतला रहा है, यानी 20:1 इसका जो है वो रेशियो किससे आ रहा है, हेंडरसन हेसलब्लिच इक्वेशन से, है ना। If the pH may be normal in spite of acid-base imbalances, or in other words, it can be said that acid-base abnormalities have been compensated. अब दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे compensated क्या होता है, partially compensated क्या होता है, और uncompensated क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखिएगा। तो कह रहा है टू कंपनसेट और मेंटेन नॉर्मल रेशियो, एनी इंक्रीज इन PCO2 इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट। क्योंकि देखो यहाँ पे ये रेशियो है, तो अगर इसका मतलब बाइकार्बोनेट अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो कह रहा है कि इंक्रीज इन PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट रिटेंशन बाय किडनी, कौन इससे रिटेन करता है, किडनी रिटेन करता है। एंड इन बाइकार्बोनेट एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट बाय किडनीज। ठीक है, अब कर रहा है एबीजी इंटरप्रिटेशन। तो स्टेप बाय स्टेप क्या है, तो स्टेप्स ऑफ एबीजी इंटरप्रिटेशन, तो हमें क्या देखना है, हमने ऊपर भी देखा कि पहले हमने पीएच देखा, पीएच के बाद हमने क्या देखा दोस्तों, SCO3 माइनस देखा, बाइकार्बोनेट देखा, और उसके बाद PCO2 देखा हमने। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ देखेंगे, सॉरी, एक एक करके यहाँ देखेंगे। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द, ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हम आइडेंटिफाई द एसिड बेस स्टेटस, एसिडोसिस हो रहा है या अल्कलोसिस हो रहा है, इसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द प्राइमरी डिजॉर्डर्स। तो प्राइमरी डिजॉर्डर्स क्या है, तो या तो आपने देखा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है, या फिर आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मेटाबॉलिक चेंजेज होंगे, है ना, या डिजॉर्डर्स होंगे, तो वो किससे रिलेटेड होंगे, वो होंगे आपके बाइकार्बोनेट से रिलेटेड, है ना। इसको आसान भाषा में समझे कि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है, तो ये इसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसमें सीधे आपको SCO3 बाइकार्बोनेट जो है वो चेंजेस देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। और अगर रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी गैस से रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, तो वो PCO2 से रिलेटेड होगा या PO2 से रिलेटेड होगा, है ना। तो मोस्टली PCO2 हम देखेंगे कि PCO2 बढ़ा हुआ है या PCO2 घटा हुआ है। तो अगर PCO2 बढ़ा हुआ होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर PCO2 घटा हुआ होगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, है ना। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंपनसेशन।
तो उसमें हमने 3 आपको स्टेप्स बताए, क्या? अनकम्पनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और फुल्ली कंपनसेटेड। तो अनकम्पनसेटेड में क्या होगा, पीएच डाउन होगा, या तो डाउन होगा या फिर बढ़ा हुआ होगा, और कोई वन पैरामीटर जो होगा वो नॉर्मल होगा और अदर डेंजर्ड होगा। तो वन पैरामीटर क्या है, तो या तो बाइकार्बोनेट होगा और एक होगा PCO2। तो इसमें से एक जो है वो बैलेंस होगा और एक जो होगा वो डेंजर्ड होगा, मतलब बहुत ज्यादा घटा या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट है पार्शियली कंपनसेटेड। तो पार्शियली कंपनसेटेड में हम क्या देखेंगे, वही है, पीएच जो है वो घटा या बढ़ा मिल सकता है, और दोनों पैरामीटर्स जो होंगे, मतलब आपके बाइकार्बोनेट और PCO2 दोनों डेंजर्ड होंगे, है ना, ड्रेंच होंगे या डेंजर जोन में होंगे। और फुली कंपनसेटेड में पीएच जो है वो नॉर्मल दिखेगा। यहाँ पे दोनों आप देखें, अनकंपनसेटेड या पार्शियली कंपनसेटेड में पीएच में चेंजेस जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर फुल्ली कंपनसेटेड है तो आपको जो दोनों पैरामीटर्स होंगे वो ड्रेन्स देखने को मिलेंगे, घटे बढ़े देखने को मिलेंगे, और जो पीएच होगा वो नॉर्मल होगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कंपनसेटेड क्या होता है और अनकंपनसेटेड या नॉन कंपनसेटेड क्या होता है। तो कंपनसेटेड का मतलब क्या है कि जो भी एसिड और बेस में बदलाव हो रहा है, बॉडी आपका क्या कर रहा है, उसके साथ बैलेंस कर रहा है ना, उसको बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। और जो अनकंपनसेटेड है यानी बॉडी उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक अप्रोच फॉर स्टेबलिशिंग। तो पीएच को स्टेबलाइज करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, डायग्नोज करना होगा कि आपको पहले हुआ क्या है, मतलब पेशेंट को क्या हुआ है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, अल्कलोसिस हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे द एसिड बेस disturbances may be diagnostic approaches for establishing रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। ये चारों संभावनाओं में से कोई एक संभावना हो सकता है। तो कह रहा है कि द प्रॉब्लम इन इंटरप्रिटेशन arises when more than one abnormality coexist। मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है इन COPD पेशेंट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट में एसोसिएटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। किसमें डिक्रीज कर देगा, कार्डियक आउटपुट। और वो क्या होगा, कोर पल्मोनरी, पल्मोनली इसे बोलते हैं, और रीनल फ्लो के चलते होता है। तो एक वर्ड होता है दोस्तों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो अगर आपका पल्मोनरी फंक्शन सही नहीं है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या किसी तरह का पल्मोनरी डिजीज है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेशेंट को जो है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कोर पल्मोनली हो रहा है, मतलब राइट हार्ट फेलियर एक तरीके से उसको हम बोल सकते हैं। आगे इसको देख रहे हैं क्या है, कोर पल्मोनली। तो कह रहा है कोर पल्मोनली और राइट साइड हार्ट फेलियर इज एन enlargement ऑफ राइट वेंट्रिकल ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। किसके वजह से दोस्तों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या किसी पल्मोनरी डिजीज के चलते हो रहा है ये। ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है, तो राइट हार्ट फेलियर हो रहा है, राइट हार्ट फेलियर हो रहा है, राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है, राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है। और यहाँ पे आपको वेंट्रिकल्स के मसल्स में हाइपरट्रोफी भी देखने को मिल रहा है। हाइपरट्रोफी मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ सेल, ये है आपके पैथोलॉजी का टर्म, है ना। सेल पैथोलॉजी देखोगे, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा, है ना, कि हाइपरट्रोफी क्या है ना। तो आप ये देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे एक नॉर्मल हार्ट है ना, नॉर्मल हार्ट है, और ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। तो नॉर्मल हार्ट में आपको जो राइट साइड का वेंट्रिकल दिख रहा है, इधर नॉर्मल इसका वाल दिख रहा है, और इधर आपको इसके वाल में क्या हुई है, हाइपरट्रोफी हुई है, मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ सेल हो गया है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो भी ब्लड आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप ये देखो
कार्डियक आउटपुट की बात कर लेते हैं। कार्डियक आउटपुट की बात कर लेते हैं तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है बच्चों कहाँ से जनरेट हो रहा है और कितना हो रहा है? तो लगभग 70 ml हो रहा है ना, पर बीट में, है ना। 70 ml हो रहा है। और 70 ml कहाँ से जनरेट हो रहा है ये स्ट्रोक वॉल्यूम? तो राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से जनरेट हो रहा है। और राइट वेंट्रिकल का अगर शेप ही अल्टर हो, है ना, शेप अल्टर है और इसमें हाइपरट्रोफी हो गया है, तो ये जो एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड होगा यहाँ पे, है ना, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हाँ ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो कम हो रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम जनरेट होगा। उसके वजह से जो कार्डियक आउटपुट होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेस में बी एक्यूट, जो मैंने बोला नॉन कंपनसेटेड, और क्रोनिक यानी कंपनसेटेड। तो द डायग्नोस्टिक अप्रोच, the diagnostic approach is first see the pH, तो it may normal, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये तीनों पैरामीटर्स आप ऊपर देख चुके हो कि अनकंपनसेटेड जो था, अनकंपनसेटेड में भी पीएच जो है वो आपका बढ़ा हुआ या घटा हुआ देखने को मिल सकता है। पार्शियली कंपनसेटेड में भी क्या हो सकता है? पीएच घटा या बढ़ा हुआ मिल सकता है। और जो कंपनसेटेड होगा फुल्ली, उसमें पीएच में कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि जो बाइकार्बोनेट है और PCO2 है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों? देन सी PCO2, इट मे बी अगेन नॉर्मल और इंक्रीज और डिक्रीज, इन तीनों में कोई संभावनाएं हो सकती हैं। नाउ सी द बाइकार्बोनेट लेवल, दिस मे अनचेंज, डिक्रीज और इंक्रीज। तो उससे हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सिनेरियोज हैं। ठीक है, पीएच जो है वो 7.13 है। नॉर्मल कितना आपको बतलाया था? 7.35 टू 7.45। अब आप इससे ये कर सकते हो, पीएच जो है वो आपका कितना है? 7.35। और PaCO2 दोस्तों याद रखना, पीए, ए स्टैंड्स फॉर आर्टरीज, है ना, और कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर अल्वियोलाई। ठीक है, तो आर्ट्रियल ये जो CO2 है वो कितना है? 47 mmHg, ये भी नॉर्मल से अधिक है। ये कितना था? 35 टू 45 mmHg। ठीक है, और जो बाइकार्बोनेट का लेवल आपको देखने को मिल रहा है, बाइकार्बोनेट का लेवल ये देखने को मिल रहा है, ये भी 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये तो आपको नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है। ठीक है, तो अब घटा हुआ है तो क्या कराएगा? घटा हुआ है, पीएच में डिक्रीज है, 7 से ये 7.35 से कम है, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको? एसिडोसिस को। और दूसरा मैंने आपको बतलाया था कि रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक में आप कैसे डिफरेंसेस पता करोगे? तो मेटाबॉलिक जो होगा उसमें बाइकार्बोनेट से रिलेटेड चेंजेज होंगे और रेस्पिरेटरी में PCO2 में चेंजेज होंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या चेंजेज, किस में चेंजेस देखने को मिल रहा है? PaCO2 में चेंजेज, और आपके बाइकार्बोनेट में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, यानी ये नॉर्मल है, यानी ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। और क्या है? एसिडोसिस है, क्योंकि पीएच चेंज है। और ये अनकंपनसेटेड है ना। अनकंपनसेटेड है, कंपनसेटेड है, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया हुआ है। आप उसको बैक करके देख सकते हो जब भी आप वीडियो प्ले करके देख रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच, यहाँ पे जो है दोस्तों बढ़ा हुआ है। ठीक है, और PaCO2 क्या है? घटा हुआ है ना। 35 चाहिए नॉर्मल, 35 से कम है, 31 है, तो ये घटा हुआ है। तो आप अब इससे पीएच बढ़ा हुआ है यानी अल्कोलोसिस होगा। और फिर से PaCO2 घटा हुआ है, यानी मामला क्या है? रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है यानी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हुआ है। और यहाँ पे आपका बाइकार्बोनेट भी घटा हुआ है,
तो पार्शियली कंपनसेटेड है ना। पार्शियली कंपनसेटेड में क्या था, एक बढ़ा हुआ रहेगा, एक घटा हुआ रहेगा, सॉरी, एक कम घटा हुआ रहेगा और एक कम घटा या बढ़ा हुआ रह सकता है, और नेक्स्ट पीएस से चेंजेस आपको होंगे तो वो क्या होगा, पार्शियली कंपनसेटेड होगा। ठीक है दोस्तों। और जहां पे केवल एक वैल्यू नॉर्मल है, एक वैल्यू जो है वो नॉर्मल है, और एक वैल्यू घटा या बढ़ा है तो वो कंपनसेटेड होगा। ये पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस कर चुका है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है ना, यानी पीएच में कोई चेंजेस नहीं है, और PaCO2 जो है वो कम है, घटा हुआ है, और पीए जो SCO3 माइनस है वो भी आपको यहाँ घटा हुआ है, यानी फुल्ली कंपनसेटेड है, यानी ये फुल्ली कंपनसेटेड है। और दूसरा कि पीएच में कोई चेंजेस नहीं है, पीएच नॉर्मल है, और आपका CO2 घटा हुआ है, यानी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है ना। CO2 घटा हुआ है और बाइकार्बोनेट कंपनसेटरी में है, तो ये हो जाएगा आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई होप पिछला स्लाइड जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो और मैं आपको आंसर दूंगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन PaCO2 सफिशिएंट इनफ टू डिक्रीज द पीएच टू लेस देन 7.35। ठीक है, यानी PaCO2 जो है वो आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, और जो इसके वजह से जो पीएच है हमारा, वो पीएच जो है वो 7.35 से कम हो जाएगा, तभी ये एसिडोसिस को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो हाइपोवेंटिलेशन हम लोगों ने शुरुआत में ही चर्चा किया था, हाइपोथर्मिया, हाइपोवेंटिलेशन, है ना, विच मे कॉजेज मे बी बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स और एनेस्थेटिक। ठीक है दोस्तों। डिजॉर्डर्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, किसी प्रकार का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डिजॉर्डर हो, अफेक्ट करेगा किसको, तो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को। ठीक है दोस्तों। तो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन। तो मसल ऑफ रेस्पिरेशन में आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आ जाएंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आ जाएंगे, डायफ्राम आ जाएगा, है ना, ये सारे मसल्स आ जाएंगे। आपको पता होगा ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है। उसके बाद सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ सीएनएस डिप्रेस हो गया, तो आपको बतलाया था मैंने रेस्पिरेटरी सेंटर, पोन्स एंड मेडुला, है ना, इसमें भी वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, ये सारे सेंटर्स थे, जिसके वजह से क्या होगा, सेंट्रल डिप्रेशन होगा तो फिर से हाइपोवेंटिलेशन होगा, क्योंकि जो मसल होंगे रेस्पिरेशन को, उनको कोई इंडिकेशन सेंटर से मिलेगा नहीं और वो सिजेट हो जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लंग्स डिजीज लाइक COPD, है ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, और एक्सेसिव CO2 प्रोडक्शन, ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल ये कब होगा, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होगा। अब आप मुझे अगर ये वीडियो देखोगे तो मुझे आप कमेंट में बतलाओगे कि कौन सा ऐसा मसल रिलैक्सेंट है जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कराता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं आपको थैंक यू लिखूंगा उस पर। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मे बी एसोसिएटेड विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस if there are decrease body stores of chloride and potassium। तो क्या बोल रहा है दोस्तों ये, कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो होगा, है ना, ये किससे एसोसिएटेड हो सकता है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस से, है ना। हमने पढ़ा था ना कि एक दूसरा जो है एक दूसरे को क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, ट्रिगर कर सकता है, इसलिए जो है हमें इस चीज का भाली भांति ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि इफ देयर आर डिक्रीज बॉडी स्टोर्स क्लोराइड, बॉडी में जो क्लोराइड्स स्टोर हैं और पोटेशियम स्टोर है ना,
ये दोस्तों इंट्रासेलुलर केटायन होता है ना। और एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन कौन सा होता है? आपका सोडियम। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर पोटेशियम घट जाएगा और क्लोराइड घट जाएगा तो उसके वजह से क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, और वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को लीड कर सकता है, करा सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे अगर PCO2 बढ़ा हुआ है। कितना? तो 50 mmHg से ज्यादा। नॉर्मल कितना होता है? 35 to 45 mmHg, है ना। और एसिडोसिस शुड बी ट्रीटेड स्लोली। आराम से एसिडोसिस को ट्रीट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और उसके वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है। और ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, मतलब जो भी डिजीज है या जो भी चीजें हैं जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, उनको भी आप धीरे धीरे ट्रीट कीजिए और इन सारे पैरामीटर्स को नॉर्मल लाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि अगर एसिड बेस बैलेंस सही नहीं रहेगा तो पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन PCO2। उधर क्या था? इंक्रीज था। डिक्रीज इन PCO2 सफिशियंट टू इंक्रीज द pH, और pH कितना हो जाएगा? 7.45 से इंक्रीज हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ हाइपरवेंटिलेशन। कॉजेज, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो पहला जो कॉज है वो है हाइपरवेंटिलेशन। पेशेंट को बहुत ज्यादा हाइपरवेंटिलेट कर दिया, यानी PO2 जो है वो फटाफट बढ़ जाएगा। PCO2 जो है मोर देन नॉर्मल से भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मोर देन नॉर्मल आपको बतलाया जा चुका है, अब फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा। दिस इज दिस इज यूजुअल कॉज ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया with hand ventilation there is always a tendency to hyperventilate, है ना। बैग एंड मास्क जब हैंड से हम वेंटिलेट करते हैं पेशेंट को, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? अदर जो कॉजेज हो सकते हैं हाइपर वेंटिलेशन के अलावा, तो वो लेट्रोजेनिक हो सकता है, उसके बाद प्रेगनेंसी हो सकता है, सैलिसिलेट पॉइजनिंग हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, और CNS ट्रमा हो सकता है। CNS ट्रमा होगा उसके वजह से भी वेंटिलेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? तो ट्रीटमेंट है इसका, ट्रीटमेंट क्या है? तो एडजस्ट वेंटिलेटर सेटिंग, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज द रीब्रीदिंग एक्सहेल्ड गैसेस कंटेनिंग CO2, और CO2 इनहेलेशन, और ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। जो भी इसके पीछे कारण है उसको आप क्या करोगे? ट्रीट करोगे। डेट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। इस पे बचे हुए पार्ट्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग इसी तरह जुड़े रहें, हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और सबसे मैंडेटरी चीज़ है, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें या ना करें, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप वीडियो को देखें और जज करें और कमेंट करें, है ना। आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो आप वो भी हमें बताएं। मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो, डिलीट करनी हो, तो मैं वो करने का प्रयास करूँगा। आई होप आप लोग हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।